welcome to Nation Now. I'm Pradeep Nambiar. In this, we talk about the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say, in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy, it stands or it falls according to its own choice, whether to give supremacy to the law or to the will of the people, whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We are joined by esteemed guests in our studios today. Kishore Tiwari Sahab from the UBT Uddhav Bala Sahab Thackeray Sena. Tiwari Sahab, welcome to the show. Namaskar. We got Pradeep Gowde ji from the Bharatiya Janata Party. Gowde Sahab, welcome to the show. Namaskar. We got Bharat Singh ji from the Indian National Congress. Bharat Singh ji, namaskar. Welcome to the show. I can see Kishore Tiwari ji, engineering. We'll start with you. Gowde साहब हम आपसे शुरू करते हैं. Prime Minister Modi says Haryana win is the mood of the nation. हरियाणा का जो जीत है वो पूरे देश के मूड है. महाराष्ट्र में पूरे ऑल टाइम डेवलपमेंट लाइक कभी नहीं देखा उस प्रकार से मोदी साहब कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में डेवलपमेंट हुआ है. कांग्रेस का कहना है कि जम्मू एंड कश्मीर विक्ट्री संविधान का विक्ट्री है और हरियाणा का जो है लॉस वो चैलेंज करेंगे इलेक्शन कमीशन के पास. अभी डेलीगेशन उनके इलेक्शन कमीशन के पास है. और उद्धव बाला साहब ठाकरे सेना ने कहा कि नो बिग ब्रदर ट्रेनिंग ट्रीटमेंट इन महाराष्ट्र, कोई बड़े भाई नहीं होगा, सब समान है. और कांग्रेस ने विक्ट्री था हरियाणा, उसमें विक्ट्री को डिफीट में बदल दिया है, कांग्रेस ने किया है. विल स्टार्ट विद यू गावड़े साहब. विक्ट्री, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कह रहा है कि हरियाणा विक्ट्री मूड ऑफ द नेशन है, महाराष्ट्र झारखंड बाकी है. हाउ डू यू सी इट गावड़े साहब? मैं बिल्कुल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल सच है. हरियाणा में जो कल का इलेक्शन का रिजल्ट आया वो देश का मूड दिखाता है. और अभी एक महीने के बाद जब महाराष्ट्र का इलेक्शन होगा और उसका रिजल्ट आएगा तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा. मैं हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं. देखिए, हरियाणा की जीत इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जानते होंगे कि पिछले कुछ सालों से हरियाणा को एक सेंटर बनाया गया था कुछ आंदोलन जीवियों के द्वारा अलग अलग आंदोलनों के लिए. आप जानते होंगे जैसे किसान आंदोलन होगा या फिर उसके बाद ये पहलवानों का आंदोलन होगा तथाकथित, उसके बाद अग्निवीर का आंदोलन होगा. तो एक तरीके से हरियाणा को एक बैटल ग्राउंड बनाने का प्रयास कांग्रेस और उसके साथियों के द्वारा किया गया था. एक झूठ बोलने का काम कांग्रेस और उसके साथियों ने किया था. लेकिन हरियाणा की जनता ने जो अपना रिजल्ट दिया है, जो अपना मतदान से जो सरकार चुनी है, तो हरियाणा की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी जी के विकास के रास्ते पर चलना चाहते हैं. राहुल गांधी जो भारत में एक जातिवाद का जहर फैलाना चाहते हैं, तो हरियाणा की जनता ने वो कल स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा की जनता जो है वो एक साथ है, वो जातियों के पीछे नहीं जाएगी, राहुल गांधी के जातियों के एजेंडा को वो सक्सेस नहीं होने देगी और वो विकास की राजनीति के पीछे जाएगी. और वही हरियाणा की जो रिजल्ट आया उससे दिखा है. दूसरा जो जम्मू कश्मीर का रिजल्ट है, देखिए हम कांग्रेस की तरह नहीं है कि अगर रिजल्ट हमारे फेवर में आ गया तो वो डेमोक्रेसी की जीत हो गई और अगर रिजल्ट हमारे खिलाफ चला गया तो वो फिर इलेक्शन कमीशन में कुछ गड़बड़ है, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है. जम्मू कश्मीर का जो रिजल्ट आया है हम उसका भी स्वागत करते हैं. जम्मू कश्मीर की जनता का हम अभिनंदन करते हैं और जो सरकार वहां पे बनी है उसको बनेगी उसको हम शुभकामनाएं देते हैं. हमारे लिए जम्मू कश्मीर में यह इंपॉर्टेंट था कि लोग बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में सहभागी हो, बड़े पैमाने पर वोट करें. वो साबित हुआ. हिस्टोरिक जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोटिंग की प्रक्रिया में सहभाग लिया और उसके बाद जमहूरियत की जीत हुई. कल मैं नहीं मानता किसी पार्टी की जीत हुई, हम मानते हैं ये डेमोक्रेसी की जीत हुई है. जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी की बहाली हुई है, सरकार की बहाली वहां पे हुई है और इसको हम हमारी जीत मानते हैं. तीसरी बात जो आपने अभी कहा कि इलेक्शन कमीशन के बारे में कांग्रेस ने कुछ आपत्ति जाहिर की है और उसके बाद वो अभी इलेक्शन कमीशन को मिलने वाले हैं. देखिए, ये पहला ऐसा इंसिडेंट होगा जिसमें जो काउंटिंग एजेंट होता है या फिर आपका उम्मीदवार जो होता है उसने कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लिया, लेकिन कांग्रेस के जो दिल्ली में बैठे हुए नेता लोग हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन ले लिया और बोल दिया कि इसमें कुछ गड़बड़ी चल रही है. देखो, ये छोटे बच्चों की तरह बातें करना और छोटे बच्चों की तरह कारण देना कांग्रेस बंद करे. कांग्रेस की ये जो भूमिका है, क्या कुमारी शैलजा इससे सहमत है? कांग्रेस के जो 30-35 विधायक वहां पे चुन के आए वो इससे सहमत है? वो छोड़िए, कांग्रेस के जो अलायंस पार्टनर आम आदमी पार्टी ने जो कहा वो इनके इस फेक क्लेम से सहमत है?
महाराष्ट्र में शिवसेना ने उद्धव बालासाहब ठाकरे ग्रुप ने जो कहा वो इनसे सहमत है क्या? तो ये सब झूठ बातें हैं। अभी वो हार गए हैं, तो कुछ ना कुछ ठिकरा फोड़ना पड़ेगा। तो ये उनकी आदत है। देखो, जब हमारी लोकसभा में हमारे अनुमान से कम सीटें आई, हमने ये नहीं कहा कि कुछ गड़बड़ हुई है। जो जनता का जनादेश होता है उसको स्वीकार करना होता है, वो हमारे फेवर में हो या फिर हमारे खिलाफ हो, उसको स्वीकार करना होता है। अपने अंदर अगर कुछ कमी रह गई हुई तो उसको सुधारना पड़ता है। लेकिन कांग्रेस की ये आदत है और ये बहुत ही गलत बात है। और आज इलेक्शन कमीशन ने भी वो कहा, कांग्रेस का ये जो रवैया है ये अनडेमोक्रेटिक है। अनडेमोक्रेटिक है। भरत सिंह जी, हैव यू गॉट किशोर तिवारी जी ऑन द लाइन प्लीज? भरत सिंह जी, आपने सुना जम्मू एंड कश्मीर विक्ट्री, कांग्रेस ने कहा कि यह संविधान का जीत है, चैलेंज, मगर हरियाणा आप चैलेंज कर रहे हो इलेक्शन कमीशन के पास, आपके डेलीगेशन अब गए। भरत सिंह जी, देखिए नामबियार जी, पहले तो मैं भाजपा को बधाई देता हूं हरियाणा की जीत के लिए। भले वो हमें जो है जम्मू कश्मीर के लिए बधाई दे ना दे, लेकिन ये लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए कि जो जीतता है उसको बधाई का पात्र होता है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। देखिए बहुत सारे कारण हैं उसमें, बहुत सारे कारण हैं। अगर जाएंगे उस पर बैठेंगे तो समझेंगे कि हार के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर एक कारण ये भी है कि बहुत जगह जो है जो सीटें हार और जीत का अंतर है वो बहुत कम है। तो क्या ये जो ट्रेंड चलता है, या तो मान ले मीडिया पूरी तरह से मान ले कि जो एग्जिट पोल है और जो मीडिया विश्लेषण करती है वो गलत है, या तो मान ले कि पूरी तरह से भाजपा समझ चुकी थी कि हम पूरी तरह से हार रहे हैं और उसके बाद वो जीतते हैं, जिसको उम्मीद ही नहीं थी जीतने की। तो कहीं ना कुछ तो बीच में गड़बड़ है। उसी गड़बड़ के लिए जो है हमने जो है मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इसकी जांच होनी चाहिए। और दूसरी बात मैं अगर कहूं कि अगर जिस तरह से मीडिया और नामबियार जी जिस तरह से आप कहते हैं कि हरियाणा जीत लिया, भाजपा ने किला फतेह कर लिया, बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, तो क्या 90-90 का जो सीटों का दोनों राज्यों में 90 सीट, तो वहां भी 90 सीट यहाँ पे ही था, हम वहां पे जीते हैं। तो क्या हमारा जीत कमतर आका जाएगा? क्या भाजपा की जीत बड़ी जीत मानी जाएगी क्या? तो इस तरह से दो तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। एक राज्य उन्होंने जीता है, एक राज्य हम जीते हैं। तो ये दर्शाता है कि जनता ने जो मैंडेट दिया हम उसको स्वीकारते हैं। आगे क्या विश्लेषण है, कैसे हम कहाँ चुनाव में गलतियां हुई है उसको देखेंगे और आगे 5 साल के बाद फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। बट भरत सिंह जी, जैसे आपके इंडिया अलायंस भी वेलकम किशोर तिवारी साहब वेलकम टू द शो, नमस्कार। भरत सिंह जी, ये साहब पूछना था, आपके अलायंस आपके आलोचना करने लगे। उद्धव बाला साहब ठाकरे जी के सेना से संजय राउत जी ने कहा विक्ट्री आपका जीत को कैसे हार में बदलना हो आपसे सीखे, आप सबको साथ में नहीं लिए, आपको साथ में नहीं लिए, एसपी को साथ में नहीं लिए, अलग अलग पार्टीज को साथ में नहीं लिए, सब जगह से आलोचना, अलायंस से आलोचना हो रहा है। भरत सिंह जी, देखिए संजय राउत जी अब क्या कहते हैं ये उनकी अपनी व्याख्या हो सकती है। उनकी पार्टी जो है वो शिवसेना पार्टी है, हमारी कांग्रेस पार्टी है, हमारी पार्टी अलग है, उनकी पार्टी ठीक है, हम अलायंस में है, हम गठबंधन में है। तो संजय राउत के जैसा तो हम नहीं कह सकते कि हमें संजय राउत की जरूरत नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं। हाँ, हम महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, हम जो है हरियाणा में गठबंधन में नहीं थे, वहां पे कोई शिवसेना गठबंधन में नहीं थी। आपसे हमारी बातें हो रही थी, बातचीत चल रही थी, लेकिन समझौता नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, उसका फर्क तो पड़ा है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ा है। हम जहां भी रहेंगे और गठबंधन में लड़ेंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा सहूलियत होगी हमारे लिए भी और गठबंधन के लिए भी। लेकिन कुछ नेताओं का जो बयान आता है इस तरह से, वो बयान नहीं आना चाहिए। किशोर तिवारी साहब, आपने सबको देखा, मोदी साहब ने कहा कि द विक्ट्री ऑफ हरियाणा इज द मूड ऑफ द नेशन। आपने मोदी साहब को भी करीब से देखा, बीजेपी के सब नेताओं को करीब से देखा। कैसे देखते हो चुनाव के विक्ट्री हरियाणा एंड जम्मू कश्मीर? तिवारी साहब, बहुत आपके इनपुट रूम से बहुत आवाज आ रही है, देखिए। इंजीनियरिंग प्लीज लुक इनटू इट। तिवारी साहब बोलिए, वी कैन हियर यू। नहीं, आवाज बहुत आ रही है लोगों की बात करने की। योर वॉइस, इंजीनियरिंग प्लीज कंट्रोल योर वॉइसेस। यस सर, तिवारी साहब। हाँ, तो मैं बात करना चाहता हूं कि हरियाणा का चुनाव जिस तरीके से, ये बहुत आवाज आ रही है यार। कैन यू सी इंजीनियरिंग, कैन यू सी व्हाट्स द नॉइज? करेक्ट द प्रॉब्लम प्लीज, इंजीनियरिंग। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही। तिवारी साहब के पास प्रॉब्लम जा रहा है। नहीं सर, तिवारी मैं रूम साहब में के बैठा हूँ, आवाज आ रहा है, पूरा बंद है, नथिंग। बोलिए भरत तिवारी सिंह साहब, से बोलिए। तिवारी साहब जी।
हाँ हाँ, देखिए मैं बात करना चाहता हूँ कि ऐसा हुआ कि 40% वोट बीजेपी को मिले, 40% वोट कांग्रेस को मिले, लेकिन सीटों का अंतर 10-12 हो गया। दोनों पार्टियों ने अपना परफॉर्मेंस अच्छा बताया और हरियाणा में ऐसा कुछ नहीं था। लोकसभा चुनाव में भी 5-5 सीटें आई थी, तो उसमें भी ऐसा है कि कुछ गलतियां वहाँ हुई उम्मीदवार देने में, वहाँ के नेतृत्व के अंदर जो समय पे नाराजी थी उससे। और एक ऐसा कंप्लेंट हर तरफ है कि गठबंधन धर्म का पालन कांग्रेस की तरफ से नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रोजेक्ट कर रही है हरियाणा की विक्ट्री, ऐसा कुछ ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। बुरी तरह हार होने के जगह पे वो जीत गए। और जीतने का कारण ऐसा था कि विपक्ष के वोटों में बिखराव हुआ। उतना तो नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के बहुत ज़्यादा सशक्त निकले। और कांग्रेस की सीट न मिलने पे या कांग्रेस ने सीट काटने पर जो खड़े रहे, उनको तो अधिकृत उम्मीदवार से भी चौगुने वोट मिले। तो 20 सीटों का तो ऐसा ही हो गया। तो ये सब चीजें थी। हमारे हमारे नेता संजय राउत बोलो या हमारे सामना में जो लिखा गया था उसका कोई अदरवाइज आप मत लो। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी इंटैक्ट है, लेकिन कांग्रेस कोई बड़े भाई की भूमिका में चले जाए और दया की भावना से हमें सीटें दे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी आपको बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लोकसभा में लड़े गए थे। अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लोकसभा में लड़ा गया था और हमें बहुत अच्छा यश मिला। लेकिन एक बात मैं बताता हूं कि रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस में स्ट्राइक रेट की बात होने लगी, बड़े भाई की बात होने लगी, और कांग्रेस के अंदर कुछ लोग को सपने आने लगे। कुछ शरद पवार के पार्टी के नेताओं को भी सपने आने लगे कि हम सीएम बन गए हैं। तो ये हमें सबको आगाह करने वाला है कि बीजेपी का माइक्रो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा सशक्त है। यहाँ तो गौतम अडानी उनके साथ है, तो इलेक्शन के आखिरी 2 दिन में वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का जो बोझा है, वो बोझा ढोते ढोते मेरे ख्याल से देवेंद्र फडणवीस पूरा का पूरा साफ हो जाएंगे। यहाँ एक बात मैं बताता हूँ कि हरियाणा को महाराष्ट्र से कोरिलेट मत करो। जहाँ तक महाविकास आघाड़ी का है, तो हमारा तो सीटों का बंटवारा एकदम तय हो चुका है। अब मैं एक नेता हूँ जो बहुत साफ गोई से बोल रहा हूँ कि ये नेतृत्व उद्धव ठाकरे का ही रहे और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी चुनाव में जाए। क्योंकि महाविकास आघाड़ी का पहले नेतृत्व उद्धव जी कर रहे थे और उद्धव जी उसके बाद उनको गिराया गया, उनकी पार्टी को तोड़ा गया। अभी तो अजीत पवार जी की भी पार्टी को तोड़ा गया है। तो ये सब चीज़ें बड़ी वेदना देने वाली है और इन सब चीज़ों से हम बड़े वो है आहत है। तो ये सब चीज़ें जो है कि कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास कई महाविकास आघाड़ी को हरियाणा सरीका प्लेट में रखी हुई सत्ता ले न जाए, इसके लिए अभी से हमने संगठितपने बूथ लेवल पर का मैनेजमेंट अच्छा करना चाहिए। अब होता क्या है, जब सत्ता आ रही है तो देखो अभी सिल्वर ओक जो शरद पवार जी का मकान है, वहाँ पर तो बहुत भीड़ लगी हुई है। हाँ, अजीत पवार के साथ जो लोग गए थे वो लोग अपने मुंह को फाइल में छुपा छुपा के जा रहे हैं। बाद में कांग्रेस में भी कई लोगों की लाइन लगी है, 25-25 लोग सीट मांग रहे हैं। हमारे यहाँ भी उद्धव जी के यहाँ बहुत लोग सीट मांग रहे हैं। तो ये जो सीट मांगने वाले लोग हैं और जिन्हें केवल एमएलए बनना ही उनका लक्ष्य है, क्योंकि बीजेपी ने कल्चर ही ऐसा बना दिया।
आपको 100 करोड़ रुपया 50 करोड़ रुपया मिलता है, आपको निधि के नाम पर जो पैसा मिलता है, आमदार निधि के नाम पर, उसमें 20% 30% कमीशन खा सकते हो आप। तो ये कल्चर बिगड़ा हुआ है। तो जैसे मैं शिवसेना का नेता हूँ, मैं कहूँगा कि मेरे पार्टी का एक ही उम्मीदवार खड़ा रहे, और उसके अगेंस्ट उसको गिराने के लिए कांग्रेस और एनसीपी अपने उम्मीदवार रिबेलियन भी ना डाले। वैसे कांग्रेस के अंदर कोई शिवसेना का रिबेलियन खड़ा न रहे, शरद पवार जी के एनसीपी के लिए भी न रहे, इसका मैनेजमेंट करना चाहिए ना, करना चाहिए। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। गावड़े साहब कोई से तो पूछा, आपने अजित पवार जी पे जो आलोचना किया, गावड़े साहब आप तिवारी साहब का सुना, तिवारी साहब कहा कि अजित पवार जी का बोझ आप उठा नहीं पाओगे, आप डूबने वाले हो, यू आर गोइंग टू लूज, महायुति इज गोइंग टू लूज। गावड़े साहब, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। हाँ हाँ, उससे पहले अभी उन्होंने जो कहा, उन्होंने पहली बात ये रखी कि हरियाणा का जो रिजल्ट है उसको बढ़ा चढ़ा के या फिर कुछ उसका कुछ महत्व नहीं है, उसको इस तरीके से प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। तो वो जिस पार्टी के नेता है, उस पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता है संजय राउत, जब कल सुबह रुझान आ रहे थे तो संजय राउत नाचने लगे थे। संजय राउत ने तो कल सुबह ही कहा था कि जो हरियाणा में हो रहा है वही महाराष्ट्र में होगा। तो जो संजय राउत कल सुबह रुझान देखकर ये बोल रहे थे कि जो हरियाणा में हो रहा है वही महाराष्ट्र में होगा, वो मैं पूरा रिजल्ट देखने के बाद आपको कह रहा हूं कि जो हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में होने वाला है। ये पहली बात। दूसरी बात आप देखिए, मतलब अभी ये दोनों जो मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता और यूबीटी के प्रवक्ता है, कल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा कि ये हरियाणा का रिजल्ट आने से पहले ये सब लोग कहते थे हम साथ साथ है, और अभी एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि हम आपके हैं कौन। अभी देखिए ये यूबीटी के प्रवक्ता ने कहा कि लोकसभा का जो चुनाव है वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा गया। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से आप पूछिए, उनको ये इस बात से सहमत है क्या कि लोकसभा का जो चुनाव है वो उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा गया था। दूसरी बात, उन्होंने अभी भी ये कही बात कही कि विधानसभा का चुनाव भी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। तो ये भी बात कांग्रेस उससे सहमत है क्या? तो ये देखिए, अभी मतलब एक राज्य के चुनाव का रिजल्ट आया है और उनकी जो ये है डिफरेंसेस वो सबके सामने आने लगे हैं, क्योंकि ये सत्ता के लिए एक आए हुए लोग हैं। दूसरी बात जो शिवसेना के प्रवक्ता ने अभी कही कि भाजपा ने ऐसी आदतें लगाई है, ये की है। अरे इनकी जब सरकार थी महाराष्ट्र में 100 करोड़ की ये वसूली करा करते थे, ये बात कर रहे। सत्ता के लिए इन्होंने जो हमारा अलायंस था, जो जनता का मैंडेट था, उसमें छुरा खोप कर ये जिस बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना बनाई थी और कांग्रेस के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, उनके तलवे में ये जाकर बैठ गए, ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने जो आक्षेप किया था कि अजीत दादा की पार्टी हमको लेकर डूबेगी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बीच बहुत अच्छा संवाद है। हम सभी पूरी ताकत के साथ, हमारे जो मुख्यमंत्री है अभी के एकनाथ शिंदे जी, उनके नेतृत्व में, क्योंकि सीएम लीडर होता है, उनके नेतृत्व में हम ये चुनाव लड़ेंगे। और मैं पूरे विश्वास के साथ बताने जा रहा हूं आपको, फिर से एक बार बताता हूं कि जो हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में होगा। हरियाणा में भी इन्होंने एक बहुत शोर तैयार किया था, ये जीत रहे हैं, 2/3 बहुमत आ गया है, देखो लोकसभा में इनकी 10 में से 5 ही जगह आई है, लोकसभा में हमारा वोटिंग परसेंट ज्यादा है। आप देखिए हरियाणा में लोकसभा का जो रिजल्ट हुआ था, हरियाणा में कांग्रेस को हमसे 1.5% ज्यादा वोट था लोकसभा में, वो कवर कर अब हमने, हमारा 1% वोट कांग्रेस से ज्यादा है। महाराष्ट्र में तो स्थिति ऐसी है, महाराष्ट्र में यूबीटी का ये एमवीए का जो वोट परसेंट है वो सिर्फ 0.3% ज्यादा था हमसे लोकसभा में, लेकिन बहुत ज्यादा सीटें हमारी उसकी वजह से चली गई। अभी हमारा महाराष्ट्र में भी हमने कोर्स करेक्शन किया है, हम पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेंगे और जो हरियाणा में हुआ वही महाराष्ट्र में होगा। भरत सिंह जी, मैं आपके पास आने से पहले मैं तिवारी साहब कुछ बोलना चाहते हैं, 2-3 मिनट। तिवारी साहब, यू वांट टू रिप्लाई टू व्हाट गावड़े साहब सेड, गावड़े जी बीजेपी से जो बोले हैं, I heard you put the finger up. नहीं, संजय राउत सुबह कह रहे थे तो सुबह एग्जिट पोल के मुताबिक ही सब रिजल्ट आ रहे थे। कांग्रेस 70-75 पे आ गई थी और बीजेपी 10 थी। बाद में पूरा रिवर्स हुआ और उसके बाद रिजल्ट आए और बीजेपी जीत गई। और जीत की तो हमने भी उनके माइक्रो मैनेजमेंट और हार मानने के बाद भी उन्होंने जीत में कन्वर्ट किया। तो जो
लोकल ऑर्गेनाइजर थे उनका अभिनंदन तो किया है, लेकिन प्रदीप क्या कह रहे थे, मुझे एक बात से थोड़ा वो है कि आ, किसी को क्या मंजूर है, इससे ज्यादा जो सत्य है वो सत्य है। उद्धव ठाकरे जी ने महाराष्ट्र में एक लीडरशिप दी थी और वही लीडरशिप आगे कंटिन्यू रहेगी। अब जिसके एमएलए ज्यादा बने रहेंगे उसका सीएम बनेगा, ये सब बातें अगर है तो आप बैठ के हमारे सॉल्व कर लेंगे ना। आप हमारी चिंता में इतने क्यों हैं? अब इनकी बार बार ये कहते हैं, हाँ प्रदीप जी ने भी आज कहा, इनका एक नेरेटिव है कि हमने हिंदुत्व छोड़कर क्या वो सोनिया गांधी के तलवे चाटने लगे या राहुल गांधी के तलवे चाटने लगे। तो ये तलवे चाटने वाला माहौल कुछ इनको लगता है। तो हमने कांग्रेस से समझौता किया और बाला साहेब ठाकरे कह रहे थे कि तुम कांग्रेस से समझौता करेंगे तो मैं मेरी पार्टी डिसॉल्व कर दूंगा। तो अब हम जनता के दरबार में गए थे और जनता के दरबार में जाएंगे। अगर ये जनता को मंजूर नहीं हुआ है तो ये सब चीजें तुम्हें जनता बता देगी। हम प्रबोधनकार ठाकरे की लाइन लेके चल रहे हैं, बहुजन सुखाए बहुजन हिताय ये पॉलिसी लेके चल रहे हैं। हमने हिंदुत्व छोड़ा नहीं है, लेकिन हमारा 2% पनिया का, अडानी का, मोदी शाह का 2% हिंदुत्व नहीं है। हम 98% दलित, आदिवासी, ओबीसी और मराठाओं का हिंदुत्व लेके चल रहे हैं। अब जनता में हम जाएंगे। आपके यही आरोप है। भरत सिंह जी को पूछता हूं, आपने रिप्लाई दिया प्रदीप गावड़े जी का। भरत सिंह जी, ये कैसे करोगे? मोदी साहब ने कहा कि कास्ट बेस्ड जातिवाद का जो जहर आपने उगला है, मुस्लिम समाज को डरा डरा के आपने उनके वोट्स टेक करने की कोशिश की। और जैसे तिवारी साहब जो और गावड़े साहब ने कहा कि उद्धव जी कहते हैं कि उनके नेतृत्व में लड़ना चाहिए, तो विरोध कहां पर है? उद्धव जी का बेनिफिट ही हुआ, 1 सीट से आप 13-14 सीट पर पहुंचे। भरत सिंह जी, देखिए, पहले स्पष्ट तौर पे ये मैं कह दूं कि हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि चुनाव के पहले मुख्यमंत्री डिक्लेयर होता है। और रही बात की जो तिवारी जी कह रहे हैं कि उद्धव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहिए, देखिए अगर वो मुख्यमंत्री अभी इस समय होते तो जरूर उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता, मगर अब इस समय मुख्यमंत्री नहीं है। और चुनाव के बाद हम तय कर लेंगे ना किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन बनेगा। ये तो उद्धव जी, शरद पवार जी और हमारा हाईकमान सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी ये तय करेंगे ना कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो सवाल मुख्यमंत्री का नहीं है। और भाजपा को अगर इतना ही टेंशन हो रहा है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो भाजपा ये पहले बता देना कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि वो भी चुनाव में जा रहे हैं। तो चुनाव मिलके लड़ रहे हैं 3 पार्टी, हम भी 3 पार्टी लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी बताने को तैयार नहीं है कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अजीत दादा कहते हैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, उधर से जो है शिंदे कहते हैं मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो देवेंद्र फडणवीस जी को सफाई देनी पड़ती है आके कि हम चुनाव के बाद तय करेंगे। अरे आप चुनाव के बाद तय कर सकते हो, तो क्या हम चुनाव के बाद नहीं तय करेंगे? हम क्या चुनाव के पहले तय करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता है ना। और दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि दूसरा क्वेश्चन नहीं, ये जातिवाद का जो जहर है, मोदी साहब का कहना है कि जातिवाद का जहर आप मोहब्बत के दुकान में वो जातिवाद का जहर वहां बेचते हो और मुस्लिम समाज को इतने डरा डरा के रखे हो और डरा के आप उनके वोट तुष्टिकरण जो कहते हैं वोट लेना चाहते हो, और वही चल रहा है आपका। मोदी साहब का खुलेआम आरोप है आप पर। अब मुझे ये बताइए नामबिहार जी, जातिवाद कौन फैलाता है? मुस्लिमों को कौन डराता है? कौन ये कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे? कौन जिस तरह से चलते हुए रिवॉल्वर का ऐसा चिन्ह दिखाता है कि ऐसे करके दिखाता है ठोक देंगे, ये कौन करता है? ये भाजपा के नेता करते हैं कि वो कांग्रेस के नेता करते हैं कि वो राष्ट्रवादी शरद पवार जी के करते हैं कि वो उद्धव साहब के सेना के लोग करते हैं? तो इस तरह से भाजपा पूरे देश में 10 साल में जब से आई है तब से हिंदू खतरे में क्यों पड़ते हैं? ऐसा क्यों होता है नामबिहार जी? जब जब भाजपा देश में सरकार में आती है तब हिंदू ही खतरे में पड़ते हैं। 100 करोड़ के ऊपर हिंदू हैं, वो खतरे में पड़ते हैं, बाकी तो जो है वो खतरे में तो है ही नहीं है। ये कौन सा लॉजिक है? मुझे ये नहीं लगता है कि 70 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया लेकिन कभी हिंदू खतरे में नहीं आए थे। ये ऐसा क्या अद्भुत हो जाता है कि भाजपा के आने के बाद ही हिंदू खतरे में पड़ते हैं?
तो ये भाजपा की एक बौखलाहट दिखाती है दूसरे समाज के लोगों के प्रति। तिवारी साहब, आई वांट टू आस्क यू, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जम्मू एंड कश्मीर में, क्या देख रहे हैं? बिकॉज उमर अब्दुल्ला ने वैली में, कश्मीर वैली में कहा था कि इफ वी कम टू पावर हम आर्टिकल 370 रिस्टोर करेंगे, रीइंस्टेट करेंगे। ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं? कांग्रेस इज वेरी क्लियर, कांग्रेस ने कहा हम संविधान की रक्षा करेंगे। राहुल गांधी जी ने वो संविधान, हर कांग्रेस के नेता के हाथ में वो संविधान लेके घूम रहे हैं। तो यहां पर आपको नहीं लग रहा कॉन्फ्लिक्ट? बिकॉज आपका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में स्टडी बहुत जबरदस्त है तिवारी साहब। व्हाट डू यू फोरसी जम्मू एंड कश्मीर में, क्या देखते हो आप? विल टू प्लीज हिज कश्मीर वैली इलेक्टोरेट, क्या उमर अब्दुल्ला विल टॉक अबाउट आर्टिकल 370 रेस्टोरेशन? देखिए, कल के रिजल्ट यही बताते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में एक क्लियर मैंडेट मिला, जिससे वो सत्ता में भी आ गई। और बीजेपी ने भी अपना परफॉर्मेंस जम्मू में अच्छा किया। तो जम्मू के अंदर तो जो पॉपुलर वोट है उन्होंने 370 को वेलकम किया, लेकिन वैली में वेलकम नहीं हुआ। लेकिन अब फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक अच्छा स्टेटमेंट दिया कि वी विल वर्क विद द सेंटर। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने आज वो बात कही कि 370 और राज्य की मांग हम रखेंगे। तो राज्य की मांग रखना ये बराबर है, लेकिन 370 रिस्टोर करना उनके हाथ में है ही नहीं ना। ये तो भारत के सरकार के हाथ में है, और भारत की सरकार अगले 5 साल के लिए तो मोदी की है। तो ये पॉलिटिकल जिमिक है, लेकिन वो तो हरदम 5 साल तक डिमांड करेंगे, सरकार बोलकर रिजोल्यूशन पास करेंगे। लेकिन 370 इज द हिस्ट्री, ये तो बात हो चुकी है अब। लेकिन मुझे एक बताइए, हम 370 के ऊपर बीजेपी एक पॉलिटिक्स करती थी, मोदी ने वो भी समाप्त कर दिया। राम मंदिर था, वो भी समाप्त कर दिया। अब हम लोगों ने भी देखा है कि 370 के उठने के बाद भी कश्मीरी पंडितों का कोई ज़्यादा रिवर्स माइग्रेशन तो हुआ ही नहीं। तो ऐसे मुद्दे, अब तुम देखो जो 370 क्लॉज है वही हिमाचल और उत्तरांचल में भी है ना। वहाँ भी आप संपत्ति ले नहीं सकते, वहाँ भी आप अपना उद्योग चालू करते तो उसको बहुत रिस्ट्रिक्शन है। और ये तो है ही है ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर भी पूरा के पूरा वही है। तो अभी ये सब चीज़ें है, लेकिन मैं एक कहता हूँ कि वहाँ सौदार्य का माहौल बने और पंडित लोग वापस से जाकर वहाँ रहे। इसमें के लिए क्या प्रगति होती है? तो फारूक अब्दुल्ला जी ने कल एक मैच्योर्ड स्टेटमेंट दिया है, वी शुड रिस्पेक्ट टू दैट। क्योंकि जम्मू कश्मीर क्लोज टू द आरएसएस, आप आरएसएस के बहुत करीब से देखे हैं, आपने आरएसएस के साथ काम किया। भरत सिंह जी ने जो कहा कि हिंदू खतरे में है, जो बार बार, और आरएसएस ने उनका जो स्वयंसेवक एकत्रीकरण में मोहन भागवत जी ने कहा हिंदू शुड यूनाइट, सब हिंदुओं को एक साथ आना पड़ेगा, एकजुटना पड़ेगा, कास्ट, रीजन और लैंग्वेज बैरियर को छोड़ के हिंदुस्तान के सब हिंदू एक साथ आना चाहिए। उस स्टेटमेंट में कैसे देखते हो तिवारी साहब आप? नहीं, देखो, मोहन भागवत जी ने कहा है, लेकिन भारत में अभी भी उच्च जाति के हिंदुओं के पास ही सब संसाधन है, सभी उनके पास पद है, सत्ता के गलियारे में वही लोग हैं। अभी आप देखिए कि जो 98% हिंदू है वो जीने के अधिकार से भी वंचित है ना। किसान बोलकर जो है, दलित बोलकर है, आदिवासी बोलकर है। तो इनको सबको संगठित करके इनको मुख्य धारा में लाना चाहिए ना। मोदी जी ने 10 साल में कार्यक्रम कौन सा किया? अभी मुझे बताइए, आरक्षण का मुद्दा है, महाराष्ट्र के चुनाव में यही मुद्दा रहने वाला है कि वंचित लोगों को जीने का अधिकार कब मिलेगा। अब अडानी सिटी बन रही है, अब ये अडानी सिटी जो है आधी बंबई अडानी के हाथ में दे रहे। महाराष्ट्र सरकार तो अडानी की गुलाम बनी हुई है, मोदी शाह एक आक्रांता बोल के आए हुए। और ये सब जो लोग हैं बीजेपी के, ये बच्चों को क्या मालूम कि महाराष्ट्र के कितने उद्योग चले गए और कितना बड़ा संकट आ गया। मराठी मानुस क्या हिंदू नहीं है? मराठी मानुस के जीने का अधिकार
अगर गुजराती भाई लेके जाते हैं तो ये नया ही चैप्टर चालू हो गया ना। महाराष्ट्र में ये मुद्दा बहुत चुनाव में घर करेगा कि महाराष्ट्र के जितने उद्योग गए क्या वो लौट के आएंगे, बंबई का महत्व क्या कम होने वाला है, क्या अहमदाबाद को सेकंड फाइनेंशियल कैपिटल बनाने को जा रहे हैं, ये सब चीजें हैं। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, पूरी दुनिया के अंदर अगर आप ईसा के पहले जाओ या आज से 2500 साल पहले जाओ तो आप देखते हैं कि भारत 11वीं सदी में कंबोडिया में था। भारत बहुत हिंदू राष्ट्र बोलकर कितने राष्ट्र थे, कितने हिंदू राष्ट्र थे, सिंधु घाटी कहाँ थी। अब मुझे बताइए कि ये सब हिंदू राष्ट्र जो ईरान, इराक, अफगानिस्तान और तुर्की, ग्रीक, ईरान से भी आए थे। और मैं अभी बता रहा हूँ कंबोडिया, ताइवान, वियतनाम, ये सब चीज़ें देखिए, थाईलैंड देखिए, श्रीलंका देखिए, अब इंडोनेशिया देखिए। अब देखिए कि हिंदू केवल हिंदू सुरक्षित जो है वो भारत में है। मैं तो कहता हूँ हिंदू राष्ट्र पहले से डिक्लेयर करो, लेकिन ये हिंदू राष्ट्र ऐसा रहेगा यहाँ सारे धर्म के लोग लिबरल रहते हुए वो वाइब्रेंट जिंदगी जी सकेंगे। और ये समय की डिमांड है, और कितना छोटा करोगे। मैं तो अखंड भारत की मांग कर रहा हूँ। मेरे तो बहुत साफ आप सुना, यू हर्ड भरत सिंह जी सर। भरत सिंह जी कह रहा है कि आप अभी भी कह रहे हो कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, मगर वाकई आरएसएस ने कहा कि हिंदुओं को एक साथ आना चाहिए। तिवारी साहब आप सुने कि उनका कमेंट्स जिस प्रकार से उन्होंने सब्सटैंशिएट किया, मगर देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद। तो क्या यू कम बैक टू हिंदुत्व, गावड़े साहब? प्रदीप गावड़े जी, द वॉइस प्लीज, इंजीनियरिंग। नहीं, हम ये कभी नहीं कह रहे कि हिंदू खतरे में है या फिर हिंदू डरा हुआ है। कि हिंदू किसी से डरता नहीं है। मुगल थे, मुगलों से हिंदू नहीं डरा, तो उनके वंशजों से डरने की कोई बात नहीं है। तो हिंदू डरा नहीं है और खतरे में भी नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटने की साजिश चल रही है, और वो राहुल गांधी कर रहे हैं। आप देखते होंगे हर जगह इसकी जात क्या है, उसकी जात क्या है, ये इस जात का, वो इस जात का, तेरी जात कौन सी है, ये चल रहा है। और वो पॉलिटिक्स चल रही है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटा जाए, उसके ऊपर राजनीति करी जाए और उसके ऊपर सत्ता हासिल की जाए। ये कांग्रेस की साजिश है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि हिंदू एक हो और अपने हित के बारे में सोचे। इसलिए कांग्रेस जो है वो हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटना चाहती है। और दूसरी बात, कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर अभी शिवसेना के प्रवक्ता सामाजिक न्याय के बारे में बोल रहे थे, पिछड़ों के बारे में बोल रहे थे। तो अभी आप देखिए राहुल गांधी की राजनीति। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आरक्षण विरोधी रहे हैं, इंदिरा गांधी जो थी वो आरक्षण विरोधी रही है, राजीव गांधी का तो अब आप जानते होंगे कि मंडल आरक्षण को, मंडल कमीशन को सबसे ज्यादा विरोध किसी ने किया होगा तो राजीव गांधी ने किया था। वो उठ के जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। मैं बात कर लेना, ये सब कोरी राजनीति है, ये झूठ बातें हैं। इनकी जब सरकार थी तो इन्होंने ओबीसी को कमजोर करने का काम किया, इन्होंने SC/ST को कमजोर करने का काम किया और मुसलमानों को डराने का काम किया। हमारी जब सरकार आई है तो हमने यहाँ पे ओबीसी को सशक्त करने का काम किया है, SC/ST को सशक्त करने का काम किया है, और हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। तो ये हमारी राजनीति है। अभी शिवसेना के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि ओबीसी कहाँ है, SC/ST कहाँ है। अरे देश की राष्ट्रपति एक आदिवासी महिला है, देश का प्राइम मिनिस्टर एक ओबीसी है, मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा ओबीसी है, SCs है। तो ये आपको नहीं दिखता क्या? उसके आगे जाकर आप देखिए कि SC/ST के लिए कितनी अच्छी स्कीम लगा ये की है। SC/ST के जो सभी अस्मिता के प्रतीक थे उसको किस तरह की से विश्व के सामने प्रेजेंट करने का काम हमने किया है। तो ये सब झूठ बात कर रहे हैं, और ये जो झूठ की बात कर रहे हैं वो अभी जनता के भी ध्यान में आई है, इसलिए जनता ने उनको नकारा है। आप देखते होंगे कि किस तरीके से हरियाणा में इन्होंने जातिगत राजनीति करने का प्रयास किया था। महाराष्ट्र में भी जो राजनीति चल रही है आप देखिए वही राजनीति महाराष्ट्र में भी चल रही है। ये हरियाणा की जनता ने इनकी जातिगत राजनीति जो है उसको नकारा है, महाराष्ट्र की जनता भी इनकी जातिगत राजनीति को नकारेगी।
भरत सिंह जी, मैं तिवारी साहब से 2 मिनट उनको उंगली उठा, बोले तिवारी साहब बोलिए 2 मिनट, मैं फिर भरत सिंह जी आपके पास 2 मिनट में आता हूं, 2 मिनट में तिवारी साहब बोलिए 2 मिनट में, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? नहीं, उन्होंने कहा कि आरक्षण का नेहरू जी ने विरोध किया था, इंदिरा जी ने किया था, राजीव जी ने किया था, राहुल जी कर रहे, और कोई बोला नहीं, उन्होंने याद नहीं आया होगा। लेकिन एक बात मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस नेहरू जी के वक्त तो बहुत ही एक छतरी थी, और आम्बेडकर जी ने ये प्रोविजन रखी थी आरक्षण की। आरक्षण तो एक्सपांड ही हुआ ना, और आरक्षण से समानता आती है, इसके ऊपर तो बहस होनी चाहिए ना। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि वोट जिहाद की बात की थी देवेंद्र फडणवीस जी ने। वोट जिहाद, क्या लैंड कहा जिहाद। उन्होंने? 24 के चुनाव के अंदर अमरावती, धुले, मालेगांव और बंबई के 2 लोकसभा के मतदार संघ, जहां पर वोट जिहाद होने से बीजेपी के उम्मीदवार हार गए, और 14-19 के अंदर यहां बीजेपी के उम्मीदवार बम्पर वोटों से जीते थे। इसका मतलब क्या हुआ? बीजेपी के राज्य में मुस्लिम लोग असुरक्षित है, ऐसी भावना निर्माण हुई। आपने जब सबका साथ सबका विकास कहा तो मुसलमानों ने आपको वोट दिया। जब आपने मंगल सूत्र ले जाएंगे, ये बच्चे पैदा करने वाले हैं, ये क्या कहते हैं उसे, आतंकवादी या कुछ कहा था ना, वो घुसपैठिया है, और भैंस ले जाएंगे तो टोटी ले जाएंगे, ये बातें किसने की? ये बातें राहुल गांधी ने की। ये तो भारत के महामहिम जो श्री 109 मोदी जी ने कही। मुझे बताइए, ये मोदी जी ने मुसलमानों में भय निर्माण किया, कर मोदी जी को उसका खामियाजा अमरावती में भोगना पड़ा, उसका खामियाजा दूल्हे माले गांव में भोगना पड़ा। बंबई की 2 सीट मेरे मित्र उज्जवल निकम हार गए, वो मिहिर कोटेचा हार गए। आप सोचते क्यों नहीं? आपने हिंदू मुसलमानों में ज्यादा भेदाभेद निर्माण किया, ये बात आप समझ लो। आप है ना हिंदू मुसलमान की राजनीति के माहिर लोग हो, आप देश को पीछे ले जा रहे हो। मोदी जी से देश को बहुत अपेक्षा थी। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि 14 आउट ऑफ 14 आउट ऑफ 48 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोट जिहाद हुआ। भरत सिंह जी, आपने कहा कि हिंदू खतरे में, बार बार बोल रहे हैं, आरएसएस ने कहा सबको एक साथ आना चाहिए, देवेंद्र फडणवीस ने कहा वोट जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद। बोलिए भरत सिंह जी। मेरे सवाल का जवाब तो मिला नहीं। मैं एकदम सीधे स्पष्ट तौर पे भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप जब सरकार में आते हो तब ही हिंदू खतरे में क्यों पड़ता है, और ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा। मैं आपको याद दिला दूं कि बार बार भाजपा के नेताओं के द्वारा ये कहा जाता है कि देश में हिंदुत्व खतरे में है, देश में हिंदू खतरे में है, बटोगे तो कटोगे। ये किसका बयान है? ये सारे भाजपा के नेताओं के, मुख्यमंत्रियों का बयान है कि बटोगे तो कटोगे। मतलब इसका क्या होता है? दूसरी चीज, आज ये लाड़की बहन योजना चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहनों को मिलना चाहिए, मिल रहा है। मगर मुझे ये भी बता दें कि पिछले 6 महीनों से राजीव गांधी आरोग्य योजना का जो नाम बदल के अभी चला रहे हैं, और 6 महीने से हॉस्पिटलों को उनका पेमेंट नहीं मिला है, जिसका इलाज हुआ है। आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? क्या वो गरीबों का इलाज नहीं होना चाहिए नामबिहार जी? उसका पैसा आप जो है किसको देना चाहते हैं, दीजिए, लेकिन कम से कम इस महाराष्ट्र की जनता, गोर गरीब जो जनता है, उसका इलाज तो होना चाहिए। आज डॉक्टर रिफ्यूज कर दे रहे हैं, हॉस्पिटल ले नहीं रहे मरीजों को। तो ये जो है ये इनकी सरकार है महायुति की। तो इनका बोलने का और करने का जो तरीका है दोनों अलग है। ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। और लड़ाई तो हमारे पार्टी में ना जो है किशोर जी यहाँ बैठे हैं, ना उनके बीच है, ना हमारे बीच है, और ना शरद पवार की पार्टी के बीच में है।
इनके यहाँ पे तो लड़ाई सतह पे आ चुकी है, जमीन पे आ चुकी है। इनका एक नेता जो कहता, शिवसेना का एक नेता शिंदे गुट के जो है वो नेता ये कहते हैं कि अजीत पवार से जब मैं मिलता हूँ, कैबिनेट में बैठता हूँ और उनको देखता हूँ तो मुझे उल्टियां आती हैं, मुझे घिन्न लगता है। क्या इस तरह से वक्तव्य देना, वो भी एक साथी के बारे में जो डेप्यूटी सीएम है, आपकी पार्टी में है, और इस तरह से आपका एक सीएम का अगर मंत्री ये कहता है तो लगता नहीं है आपको कि किसके बीच में झगड़ा चल रहा है? एक तरफ अजीत पवार ये कहते हैं मैं मुख्यमंत्री कब बनूंगा, ये खुल के वो कहते हैं, तो ये क्या झगड़ा उनके बीच में नहीं चल रहा है? एक तरफ शिंदे जी कहते हैं मुख्यमंत्री मैं हूं, मैं ही रहूंगा, तो वो क्या उनके बीच में झगड़ा नहीं चल रहा है? एक तरफ देवेंद्र फडणवीस जी आके सफाई देते हैं कि देखो भाई, मुख्यमंत्री तो इस बार भाजपा का ही बनेगा और चुनाव के बाद हम फैसला लेंगे। चुनाव के बाद फैसला क्यों लोगे भाई? आप फैसला लो। और आज आप उनका प्रवक्ता ये कह देना कि जो है मैं अभी जो है मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, कि शिंदे जी रहेंगे, कि अजित पवार बनेगा। दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, पहले खुद के अंदर झांक के देखना चाहिए। और हरियाणा के चुनाव में और यहाँ के चुनाव में बहुत फर्क है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता के बीच में बहुत डिफरेंसेस है। यहाँ पे वहां पे कोई जो है भाई चाचा भतीजे को नहीं तोड़ा, यहाँ पे कोई शिवसेना के दो गुट नहीं किया गया, लेकिन यहाँ पे हुआ है। और यही चीज जो है लोकसभा में यहाँ की जनता ने बताया, महाराष्ट्र की जनता ने, कि भाजपा किस जगह पे है। उनकी कहते हैं ना लायकियत बताई। जो कहते थे 42 प्लस 45 प्लस की बात करते थे, वो 9 पे सिमट गए। जो कांग्रेस 1 सीट पे थी वो 14 पे आ गई। जो शिवसेना जो जिसको तोड़ के लेके गए थे वो 7 सीट वो जीती, 9 सीट वो जीती है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता ने ये तोड़ फोड़ की राजनीति, ये द्वेष भावना की राजनीति को खत्म किया। और मैं आपको शर्तिया कहता हूं नामबिहार जी, विधानसभा के चुनाव में हम तीनों साथी, चाहे वो किशोर जी हो, चाहे वो कांग्रेस हमारी पार्टी हो, चाहे वो शरद पवार जी की पार्टी हो, मजबूती से मिलके बैठ के तय करके लड़ेंगे। मुख्यमंत्री, फिर मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव के बाद तय होगा। और कोई भी बने, चाहे वो शिवसेना का बने, चाहे वो कांग्रेस का बने, चाहे वो राष्ट्रवादी का बने, लेकिन मुख्यमंत्री हमारी तीनों पार्टी में से कोई एक तो बनेगा। भाजपा का न बनेगा, न शिंदे गुट का बनेगा, न अजित दादा के गुट का बनेगा। No, तिवारी साहब, I want to ask you, because जब भी राहुल गांधी जी जब कोल्हापुर आने वाले थे, उससे पहले कर्नाटका के मिनिस्टर ने कहा कि सावरकर के याद दिला दिया, सावरकर बीफ खाते थे वगैरह। तिवारी साहब, उद्धव ठाकरे जी ने क्लियर कट कहा कि सावरकर हमारा दैवत है, सावरकर के बारे में कोई भी हम आलोचना टिप्पणी सुनना नहीं चाहते। नाउ डू यू थिंक इट इज अ डेलिबरेट कूल एंड डेलिबरेट एक्ट बाय द कांग्रेस कि महाराष्ट्र में आप बोल नहीं सकते तो कर्नाटक के माध्यम से बुलवा दो? क्या तुष्टीकरण का एक राजनीति है? हाउ डू यू सी तिवारी साहब? नहीं, मुझे अभी भी नहीं समझता। कर्नाटक के दिनेश गुंडूराव ने कहा, हाँ, उससे क्या अचीव किया? 67 के अंदर स्वतंत्र वीर सावरकर गुजर गए। स्वतंत्र वीर सावरकर को पूजनीय मानने वाले, उनके सैक्रिफाइस को मानने वाले महाराष्ट्र में इतने सारे लोग हैं। इसे कहते हैं गठबंधन धर्म का पालन करो। और गठबंधन धर्म का पालन अगर नहीं होता है तो खटास तो आती है। ऐसी बेवकूफ सरी की बात कोई करेगा तो हम तो कहेंगे कि इनको हमारे साथ रहना नहीं है। कांग्रेस को अगर मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पर ही हम है ना, हम एक आर्थिक कार्यक्रम को लेके हैं, वो मोदी शाह की तानाशाही है, उनकी जो भारत पर थोप दिया गया है, जिससे सारे ही लोग परेशान हैं। बम्बई में उन्होंने सारे बम्बई के संसाधन और ज़मीन पर वो अपनी मलकियत कहना चाहते हैं। वो अडानी को पूरा देश के संसाधन देना चाहते हैं। ये नया हल्ला है हमारे को। और ये जो अडानी और अंबानी है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सब एक हुए हैं। इसमें सावरकर को लाना नहीं चाहिए। हम हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। हिंदू राष्ट्र बने और हिंदुओं की रक्षा यहाँ हो, इसके लिए हम एब्सोल्युटली क्लियर है। और स्वतंत्र वीर सावरकर हमारे पूजनीय है, तो सनातन धर्म के खिलाफ बोलना, स्वतंत्र वीर सावरकर के खिलाफ बार बार बोलना,
इससे हमें लगता है कि इनकी हमें जरूरत नहीं है। देखिए, आपको आपकी जरूरत नहीं थी हरियाणा में, 2% वोट से आपका पूरा इक्वेशन बिगड़ गया। आपके संसाधन देखिए, पार्टी कैसी भी रहे, उसका कैडर बहुत बड़ा होता है, उसका कैडर मैक्रो मैनेजमेंट में काम आता है। वहां पे सीपीआई के राजा ने कहा, वहां पर आप अखिलेश यादव को ला सकते थे, वहां तेजस्वी यादव आके जा सकते थे। इतना तो क्या, उद्धव ठाकरे जाकर वहां फरीदाबाद और गुड़गांव के मराठी भाषी में लोगों में बात कर सकते थे। मैं जाके वहां भाषण दे सकता था, लोगों को बता सकता था कि कितने खतरनाक लोग हैं ये, महाराष्ट्र में कैसे 100-100 करोड़ रुपया बांट के एक लोक नियुक्त तो सरकार को गिरा दिया इन्होंने। ये बार बार कहते हैं कि बीजेपी और शिवसेना को लोगों ने मैंडेट दिया और हमने इनको डॉच किया। चलो, अब जनता में इनको कहो कि यही बात कहे कि ये हमारा विश्वासघात हुआ था। हम जनता में जाके बता देंगे कि ये कितने खतरनाक लोग हैं, ये भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना के बैठे हैं, ये नीतिमत्ता की बात करते हैं। तो इस पर अब खुल के बात होगी ना, चुनाव में हम जा ही रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, मैं भरत को भी कहूंगा कि जब तक हम महाराष्ट्र में जनता के कोर इशू को एड्रेस करेंगे, ये बात बताते नहीं, और हम महायुति से हटकर क्या करेंगे ये बात बताते नहीं, और आर्थिक कार्यक्रम देते नहीं, तो हमें भी हरियाणा तरीका मुंह के बल गिरना पड़ेगा। मैं अभी बता रहा हूं, तो पहले आर्थिक कार्यक्रम ले आओ, आर्थिक कार्यक्रम और क्या क्या देंगे ये क्लियर करो। दूसरा, नेतृत्व भी तो चाहिए, किसके चेहरे से चुनाव लड़ोगे ये भी क्लियर करो। ऐसा नहीं चलता ना, जिसके ज्यादा चुन के आएंगे उसका सीएम बनेगा। तो हमको तो बीजेपी में यही अनुभव आया कि हमारे सीटें उन्होंने गिरा दी, 20 सीटें, और उसके वजह से तो हमारा दिल खट्टा हो गया। ये मोदी शाह के वजह से हमारे रिलेशन खराब हो गए हैं। मोदी शाह बहुत खतरनाक लोग हैं, ये कि ऐसा कोई सगा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं, ये तो हमें खत्म करने जा रहे हैं। प्रदीप गावड़े जी हंस रहे हैं, तिवारी साहब, प्रदीप गावड़े जी हंस रहे हैं आपके बातों से। बोलिए बोलिए। नहीं, अरे वो सच मैं सच बोल रहा हूँ करके हंस रहे। प्रदीप को भी मालूम है कहाँ साला गुजरातियों के बीच फंस गए करके, वो भी चाहते हैं कि कैसा तो भी छूट के निकल जाए वहां। बोलिए अभी गावड़े जी, बोलिए। उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के प्रवक्ता जो है वो बात कर रहे थे कि हमने लोक नियुक्त सरकार को गिराया। इससे बड़ा झूठ दुनिया में नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि 2019 का जो चुनाव हुआ वो भाजपा शिवसेना ने साथ में मिलकर लड़ा, और उसके बाद सत्ता के लिए किसने, जो जनता का मैंडेट था उसको ठुकरा कर जो आइडियोलॉजिकल अपोनेंट थे अपने, उनके साथ जाकर, बाला साहब ठाकरे तो ये कहते थे अगर उनके साथ जाने की नौबत पड़ी तो मैं मेरी शिवसेना की दुकान बंद कर दूंगा, उनके साथ ये चले गए। और बाला साहब ठाकरे को उन्होंने कितनी यातनाएं दी थी कांग्रेस ने, उनके साथ, मतलब अपने पिताजी को जिन्होंने सबसे खराब ये ट्रीटमेंट किया था, उनके साथ ये जाकर सत्ता के लिए बैठ गए, और अभी ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, वो मतलब शिवसेना के जो प्रवक्ता है वो बार बार अदानी अंबानी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अंबानी के शादी में किस तरह से उद्धव ठाकरे, मतलब एकदम अपने घर की शादी है इस तरह से उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे शिरकत किए थे, वो आप जानते होंगे। लेकिन दूसरी बात, जो धारावी का प्रकरण है, धारावी रिडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, जो टर्म्स एंड कंडीशन उद्धव ठाकरे ने सेट किए थे उसी के अकॉर्डिंगली बिड किया गया और उनको वो प्रोजेक्ट मिला। लेकिन कुछ जगह पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया था कि अनड्यू रिटर्न्स दिए थे डेवलपर को, उसको हमने उल्टा निकाल दिया है। हमने उल्टा उसको बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट किया है, और बहुत ज्यादा पैसा रेवेन्यू करके गवर्नमेंट को कैसे आए ये हमने देखा है। लेकिन यहाँ पे आकर झूठ बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, मतलब अभी आपने अगर तिवारी साहब की बात भी देखी होगी, और जो हमारे शिवसेना प्रवक्ता है उनकी बात भी देखी होगी, भरत सिंह जी की भी बात देखी होगी, तो इन दोनों में देखिए कितना तालमेल है। हमारे यहाँ पे ये बात नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ पे कोई रोज सुबह उठकर ये नहीं कह रहा है कि सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दो। हमारे यहाँ पे कोई ये नहीं बात कर रहा है कि हम अकेले लड़ेंगे। हमने तो क्लियर कर दिया है कि हमारा जो, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे
मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, सीएम कौन बनेगा ये हम इलेक्शन के बाद डिक्लेयर करेंगे। हमारे यहाँ कोई रोज उठकर ये नहीं कह रहा है, उनके यहाँ पर रोज उठकर यह बात चल रही है, उसकी वजह से यह बात की चर्चा चल रही है। अगर उनके यहाँ पे उद्धव ठाकरे रोज उठकर यह बात नहीं करेगी तो उसकी चर्चा नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे भी ये जानते हैं कि उनका जो परफॉर्मेंस है, लोकसभा में आपने देखा कि उनका परफॉर्मेंस एमवीए में सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। कांग्रेस वाले बार बार उद्धव ठाकरे को यह कह रहे हैं कि आपकी जो सीटें आई वो हमारा जो मुस्लिम वोट था उसकी वजह से चुन के आई है, आपकी इतनी सीट आने की कोई ये नहीं है। उसकी वजह से कांग्रेस ये चाहती है कि उनको ज्यादा सीट्स मिले। शरद पवार जी जो है उनका अपना कुछ कहना है, तो उनके यहाँ पे ये अनबन चल रही है। उनके यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो है वो आदित्य ठाकरे का करियर सेट करना चाहते हैं, कांग्रेस वाले अपना कुछ देखना चाहते हैं, शरद पवार जी जो है वो सुप्रिया सुले का करियर सेट करना चाहते हैं। हम जो है महायुति वो जनता की बात कर रही है, जनता के लिए हम काम कर रहे हैं और उसका नतीजा आपको 1 महीने के बाद देखने को मिलेगा। भरत सिंह जी, तिवारी साहब ने आप पे आरोप लगा दिया कि गठबंधन की नीति को आप पालन नहीं कर रहे, गठबंधन की नीति का पालन नहीं कर रहे हो, कुछ बोलना चाहोगे भरत सिंह जी? देखिए, किशोर भाई बहुत बड़े जानकार व्यक्ति हैं और मुझसे काफी बड़े सीनियर हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में अगर किशोर जी समझते होंगे, जानते होंगे, तो पहले मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर नहीं होता है, और राष्ट्रवादी हमारे साथ बहुत सालों से गठबंधन में है, उससे भी पता है। दूसरी चीज है कि जब चुनाव हो जाएगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा हम तीनों में से ही बनेगा ना। हम भाजपा के किसी विधायक को हम सीएम नहीं बनाने वाले हैं। अब सीएम बनेगा तो कांग्रेस में कोई होगा वो बनेगा, या उद्धव जी बनेंगे, या शरद पवार जी की पार्टी से बनेगा, ये तो तय करेंगे ना। ये तो किशोर जी के बोलने से, संजय राउत जी के बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तो उद्धव जी और शरद पवार जी और सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी बैठ के हमारा हाईकमान फैसला करेगा। इसमें किशोर जी को जरा भी सोच और संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये कहता हूँ, प्रदीप जी मुझे आप बताइए, आप कह रहे हैं कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन? हमारा मुख्यमंत्री का चेहरा है शिंदे जी हैं। तो शिंदे जी मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में आप लड़ोगे। हमारा सामूहिक नेतृत्व है, हम तीनों पार्टियों के सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। और आपने भी कहा अभी कि हमारा जब चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद सीएम का चेहरा हम फैसला करेंगे, फाइनल करेंगे। यानी कि जो हम कह रहे हैं कि चुनाव के बाद हम सीएम का फैसला करेंगे, हम जो है कौन मुख्यमंत्री बनेगा वो बताएंगे, या फाइनल होगा वो डिक्लेयर होगा। वैसे आप भी तो कह रहे हो ना, तो डिफरेंस कहाँ पे आया? डिफरेंस आप पैदा कर, आप सोचते हो कि मैं इस तरह से कह दूंगा तो किशोर जी भड़क के कहेंगे कि नहीं मुख्यमंत्री बनाओ उद्धव जी को, मैं कहूंगा कि नाना पटोले जी को सीएम बनाओ, या शरद पवार जी के पार्टी से कोई सीएम बनना चाहिए। ऐसा नहीं है, सुप्रिया सुले सीएम बन जाए, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से डील हो रही है, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से भावनाओं सब बैठ के बात कर रहे हैं। अभी देखिए, आज भी जो है कोर कमेटी की मीटिंग थी, कहीं भी कोई तीड़ा हमारी पार्टी के अंदर नहीं है, तीनों पार्टियों में। और देखिए, किशोर जी अगर ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री उद्धव जी बने तो क्या बुरा चाहते हो, क्योंकि वो शिवसेना के नेता है। उनका नेता अगर मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो वो क्या दूसरी पार्टी के, क्या भाजपा के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाएंगे? उसी तरह से मैं एक प्रवक्ता होने के नाते, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं चाहता हूं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बने, नाना पटोले जी मुख्यमंत्री बने, या कोई और मुख्यमंत्री बने। इस तरह से हर पार्टी के कार्यकर्ता ये चाहते हैं। अब प्रदीप जी बैठे, प्रदीप जी बता दे कि नहीं जो मुख्यमंत्री हम अजित पवार को बना देंगे, हम जो है देवेंद्र फडणवीस को नहीं बनाएंगे। बता दे ये मुख्यमंत्री, बताए किसको बनाएंगे? क्या अजित पवार को मुख्यमंत्री प्रदीप जी आप बनाएंगे? भले उनकी जो है 10 सीट आए, लेकिन आप बनाएंगे क्या? या उनकी जो है 70 सीट आए, आप बनाएंगे क्या मुख्यमंत्री अजित पवार को? आपका सामूहिक नेतृत्व लेगा ना निर्णय। क्या आप बता दीजिए, आज फाइनल कर दीजिए कि मुख्यमंत्री हमारा ही होगा। तिवारी साहब, यू वांट टू से, यू रेज योर फिंगर। तिवारी गावड़े साहब, मैं आपके पास आता हूं। तिवारी जी, तिवारी साहब बोलिए। देखिए, मैं भरत जी का आदर करता हूं और प्रदीप जावड़े जी का भी आदर करता हूं। प्रदीप गावड़े जी, प्रदीप गावड़े अच्छा है ना, जावड़े गावड़े अभी ये सब उधर ही है सब। तो अभी मैं भी बता रहा हूं आपको कि प्रदीप जी, ऐसा है परिस्थितियां कि महाराष्ट्र में तुमने जो कुछ भी किया, जिस प्रकार से पार्टियां तोड़ी, जिस प्रकार से आपने पैसे का दुरुपयोग किया, जिस प्रकार से आपने जीएमआर को
जीवीके को हटाया वहां से। कहाँ से? एयरपोर्ट से। अडानी का एयरपोर्ट बना। फिर अडानी को, आपको ये मालूम ही नहीं कि उद्धव ठाकरे ने वो प्रोजेक्ट को हेल्ड करके रखा था और वो सिग्नेचर नहीं कर रहे थे, और अडानी जी मातोश्री पे चक्कर काट रहे थे, और ये सब सरकार गिरी उसी वजह से। आपको ये मालूम नहीं, धारावी से कुर्ला, अब तो वो मेरे ख्याल से भांडुप उधर थाना तक पहुंच जाएंगे। कोई भी टीडीआर वगैरह लेना है तो अडानी से लो। आपको ये मालूम है क्या, अडानी का एक आदमी वो कोयला बेचते रहता है वहाँ प्रकाशगढ़ में। अडानी का एक आदमी महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में बैठता है। अरे अमित शाह को परसेंटेज गए बिगर कोई फाइल थ्रू नहीं होती है, आपको बता रहा हूं। ये क्या बात कर रहे हैं? थ्रू नहीं होती। ऐसे नहीं, ठीक है, मैं आप सीनियर नेता है, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में ऐसी कुछ भी बात करेंगे, इसको परसेंटेज जा रहा है, उसको परसेंटेज जा रहा है। पूरा महाराष्ट्र जानता था कि जब आपकी गवर्नमेंट थी तो मातोश्री में कितना परसेंटेज जाया करता था, मातोश्री में कितने बैग जाया करते थे। नहीं, ये बात आपकी गलत है। आप इस तरीके से हवा में बातें कर रहे हैं। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप वरिष्ठ नेता है आपकी पार्टी के। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलेंगे। मंत्रिमंडल में अडानी का आदमी बैठा है, इधर ये बैठा है, उधर वो बैठा है। थोड़ा सा आप मतलब सीनियर नेता है आप, अगर आपके पास कुछ तथ्य होंगे तो उस तरीके से बात कीजिए, कंप्लेंट कीजिए। ये क्या बात हो गई? नहीं, आप है ना, नहीं, सब जानते हैं महाराष्ट्र में कि वसूली कौन सी पार्टी करती थी। महाराष्ट्र की जनता जानती है, और ये आपके लोग बोलते थे सभी। मुझे मेरा जवाब कहां से आपका जाता था? गावड़े साहब सुनिए ना, आपने बोला उनको सुनिए ना। तिवारी साहब बोलिए। देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि मालवीय बोलकर मेरे ही एक मित्र है जो अडानी के पेरोल पे काम करते हैं, वो लियाजोन का काम करते हैं मंत्रालय में। दूसरी बात मैंने बोली कि इन्होंने बोला कि हमारे वक्त 100 करोड़ की उगाई होती थी या हफ्ता जाता था ये वगैरह। तो आपकी 2.5 साल से सरकार है, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? अगर हमारी सरकार आ जाएगी ना तो गौतम अडानी के साथ साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ये तलोजा के प्लांट में, तलोजा के जेल में रहेंगे। शरद पवार सहमत है क्या? हाँ, शरद पवार सहमत है आपकी इस भूमिका से जो आप अडानी के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, एक मिनट, आप है ना, आप ये मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में नहीं है करप्शन, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में नहीं है। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, वो तथ्य है। अगर जनता के पास अगर आप जाओगे नहीं, देखिए मैं भी बता रहा हूँ, भारत के अंदर अडानी से हेड ऑन लेने वाले अडानी अंबानी से 2 ही लोग हैं, एक है राहुल गांधी, दूसरे है उद्धव ठाकरे। और ये दूसरों के ये 2 ही नेता है और जनता ने इनको सर पे उठा के रखा हुआ है। आप है ना प्रदीप गावड़े जी, आप है ना गलत लोगों के साथ है। ये अरे मैं बिल्कुल सही लोगों के साथ हुआ, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप अपना देखिए। अरे भाई, मैं उनके साथ था, मैं 10 साल मिनिस्टर कैडर में था ना, मैं मिनिस्टर कैडर में था, इनके साथ था। अरे ये बहुत करप्ट लोग हैं, ये कबर खोदते, जो अच्छा कार्यकर्ता होता है उसकी तो और कबर खोदते हैं। हाँ, ये ऐसा कोई सगा नहीं है इनका जिनको इन्होंने ठगा नहीं है। आप भी मेरे को 2-4 साल के बाद बताओगे कि तिवारी जी आप एक बार डिबेट में आए थे और मुझे बोला था कि भैया बच के रहना। तो नहीं, तिवारी साहब क्या है, मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ और मेरा पार्टी बदलने का, अपना विचार बदलने का, अपने विचारों को गिरवी रखने की कोई मेरी हिस्ट्री नहीं है और मेरा फ्यूचर भी वैसा नहीं रहेगा। इसलिए आप जो मार्ग दिखा रहे हैं उसके ऊपर हम कभी चलने वाले नहीं लोग हैं। आपका क्या प्रॉब्लम है कि जहां पे यूपीए की गवर्नमेंट होती है वहां पे अडानी, नहीं, सब कुछ गिरवी पे रख दिया नहीं, वहां पे जहां पे आपकी सरकारें होती है वहां पे अडानी आपके लिए बहुत ग्रेट होता है। अडानी सबसे बड़ा पोर्ट जब केरला में बनाता है वो अडानी ग्रेट होता है। अडानी को जब राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट में काम टेंडर्स मिलते हैं तो अडानी ग्रेट होता है। ममता बनर्जी उनको रेड कार्पेट डालती है। तो अडानी सिर्फ महाराष्ट्र में गलत होता है आपके लिए, बाकी पूरे देश भर में जहाँ पे आपकी सरकार है वहां पे अडानी एकदम फाइन होता है। और जहां तक अडानी की बात है, मतलब अभी ये बात कर रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तीनों लोग किसी भी बात के ऊपर वन पेज पे नहीं है। शरद पवार कंसिस्टेंटली अडानी को प्रेस करते हैं, अडानी के बारे में अच्छी बातें करते हैं। और वो तो छोड़िए, अपना जो बायोग्राफी है शरद पवार जी का,
उसमें भी उन्होंने अदानी के बारे में भर के अच्छी बातें कही है। प्रदीप जी, अदानी क्या प्रदीप एक जी, दिन में अदानी एक दिन में प्रदीप बना जी, है क्या? प्रदीप जी, दूसरी चीज नहीं नहीं, बोलिए, आप बोलिए, एक- तिवारी साहब, बोलिए। आप बड़े बड़े आप अभी मैं बात ये करता यहाँ हूँ। पर मतलब तिवारी साहब या फिर कांग्रेस के जो प्रवक्ता है वो क्रोनी थोड़ा कैपिटलिज्म मैं के ऐड बारे कर में या- लेता हूँ, मैं बोलिए, मैं एक बोलिए, ऐड कर लेता हाँ बोलिए ये बोलिए देखो, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, मैं प्रदीप जी, आप आहत हो गए, आप आहत हो नहीं, गए। बिल्कुल आहत नहीं। नहीं नहीं, मैं आपका तो जाऊं। हाँ बोलिए बोलिए, फाइनल वर्ड बोलिए तिवारी साहब, बोलिए। मुझे भी जाना ही है टाइम हाँ फाइनल तो वर्ड मैं बोलिए अभी- तिवारी साहब। मैं प्रदीप जी, आप आहत हो गए। मैं बहुत तजुर्बे से बोल रहा था। जैसे शरद पवार जी ने उंगली पकड़ के मोदी जी को चलना सिखाया, तो मोदी जी जब वहाँ चाय बेचते थे तो मैं 11वीं सदी में वो अंकुर वाट पे चाय बेचता था। तो मैं बहुत सीनियर हूँ, मैंने नज़दीक से देखा है। पॉलिटिक्स में सारे करप्ट है, ये कोई अच्छे लोगों की या अच्छे जमात का कोई काम ही नहीं है। लेकिन बीजेपी यह राष्ट्र निर्माण की बात करती थी, चारित्र की बात करती थी, वो भी उसी लाइन में लग गई। इसकी मुझे थी, मैं थोड़ा चलता हूँ, मुझे जाना फाइनल वर्ड बोलिए भरत था, सिंह मैं जी। ओके, चलता हूँ, थैंक यू मुझे थैंक यू चलता हूँ। जेंटलमैन, थैंक यू गावड़े साहब, थैंक यू तिवारी साहब, थैंक यू भरत सिंह जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। धन्यवाद फॉर बीइंग ऑन द शो। इट हैज बीन अ फाइन एंड वेरी एनलाइटनिंग डिस्कशन. We had a very, very positive discussion. We had a very, very disciplined discussion. And as always, we end with the preamble to the Constitution, which says, "We, the people, hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, equality, liberty, and fraternity. Justice that is social, economic, and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. When we talk about liberty, we talk about freedom of speech, expression, faith, worship, and belief, and the right to life, liberty, and pursuit of happiness. And when we talk about fraternity, we talk about eternal brotherhood, believing in the territorial and political integrity of the nation. And as we always say, you can click on to that bell and subscribe to the channel. This is the fastest growing channel in India, Nation Now. And as we say, it's the fundamental duty of all political parties to see that they protect and preserve the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives. When the Constitution survives, the Republic survives and the people of the Republic survives. That's all from Pradeep Nambiar, Nation Now. We'll come again with more news that is affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it's bye for now.